नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में विपक्ष का हंगामा। अगले हफ्ते पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकती है चर्चा। राजस्थान से राज्यसभा के सभापति तक कैसा रहा वीपी धनखड़ का सफर और कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, जानेंगे ऑन पॉइंट भारत में। ट्रेन विस्फोट मामले में एचसी का फैसला जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्षों ने व्यक्त की निराशा। H1B वीजा के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। लॉटरी की जगह वेटेज सिस्टम का होगा इस्तेमाल। अंतरात्मा को झकझोर दिया, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बिहार महिला संरक्षण गृह की पूर्व अधीक्षक की जमानत। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। 208 सांसदों ने दिया नोटिस। रूस के मिग-21 से चीन ने बनाया था J7 फाइटर जेट, बांग्लादेश में क्रैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े FBI के रिकॉर्ड हुए सार्वजनिक। गीता गोपीनाथ का IMF से इस्तीफा, दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटेंगी। करो या मरो की लड़ाई आखिरी मैच पर बन आई। सीरीज जीतने के लिए दिखाना होगा दम। दिल्ली NCR में जमकर बरसे बादल। कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। यूपी बिहार में भी बरसेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए विपक्ष ने लोकसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इस मुद्दे पर गतिरोध की नौबत टालने के लिए सरकार ने दोनों मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हफ्ते चर्चा की हामी भर दी है। अगर बहस की तारीख को लेकर पक्ष विपक्ष में अभी सहमति नहीं बन पाई है। दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा का प्रस्ताव है। विपक्ष इसी हफ्ते चर्चा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में इसका जवाब दिए जाने की मांग कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने पद त्याग कर सबको चौंका दिया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया है। वे बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को मात्र 182 वोट मिले थे। मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपितों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने निराशा व्यक्त की है। 2006 के विस्फोटों में अपने युवा बेटे हर्षल भालेराव को खोने वाले वसई के यशवंत भालेराव ने सरकार पर गलत जांच करने का आरोप लगाया है। वहीं विस्फोट के दौरान घायल हुए हरीश पवार ने इस फैसले को पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा करार दिया है। यशवंत भालेराव ने कहा कि हमने न्याय के लिए 19 साल तक इंतजार किया, लेकिन आज हमारे पास केवल दर्द और निराशा है। उन्होंने अपने घर का नाम 7-11 हर्षल स्मृति रखा है। ये एक ऐसा घर है जो दुख पर आधारित है और एक खोए हुए बेटे और न्याय न मिलने का मौन स्मारक है। हर्षल कंप्यूटर साइंस में स्नातक था। वो साकिनाका अंधेरी में स्थित एक अमेरिकी कंपनी में अपनी नौकरी शुरू कर रहा था। 11 जुलाई 2006 उनका काम पर पहला दिन था। काम से लौटते समय हर्षल उस ट्रेन में सवार हुआ जहां विस्फोट ने उनकी जान ले ली थी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का वीजा पाना काफी कठिन हो गया है। H1B वीजा जारी करने के नियमों में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। नए नियम के अनुसार वीजा पाने के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म कर वेटेज सिस्टम लागू किए जाने की संभावना है। सूचना एवं नियामक मामलों के कार्यालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में होमलैंड सुरक्षा विभाग ने मौजूदा लॉटरी सिस्टम की जगह सीमित हिस्से के रूप में आवेदकों के चयन के लिए वेटेज सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि वेटेज आधारित सिलेक्शन सिस्टम के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शोषण और मानसिक प्रताड़ना के मामले में सरकारी महिला संरक्षण गृह की पूर्व अधीक्षक की जमानत सोमवार को रद्द कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ये ऐसा मामला है जिसमें रक्षक ने ही भक्षक या राक्षस की तरह बर्ताव किया।
इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति की एक पीड़िता की याचिका को स्वीकार कर 18 जनवरी 2024 को पारित पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आरोपित को 4 सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और पटना प्रशासन को पीड़िता को उचित सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। जले हुए नोटों के मामले में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 208 सांसदों ने नोटिस दिया है। इनमें 145 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को नोटिस सौंपा गया है। वहीं राज्यसभा में दिए नोटिस में 63 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कानून के मुताबिक जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों द्वारा नोटिस दिया जाना जरूरी है और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए संसद में सीधे महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है या फिर आरोपों की जांच के लिए नई कमेटी का गठन किया जाता है। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की। चीन में बना F-7 लड़ाकू विमान बीते दिन ढाका के स्कूल से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। बता दें कि F-7 लड़ाकू विमान को ग्रैंडपा फाइटर जेट यानी कि ग्रैंडपा फाइटर जेट भी कहा जाता है, इसे चीन ने 1960 में रूस, जिसे कि तब सोवियत संघ कहा जाता था, के साथ मिलकर बनाया था। वर्तमान में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, नामीबिया, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत कई देश F-7 विमानों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े FBI के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। हालांकि उनके परिवार और कुछ नागरिक अधिकार संगठन नहीं चाहते थे कि ये रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। ये लगभग 2 लाख पन्नों का रिकॉर्ड है, जो साल 1977 से अदालत के आदेश पर गोपनीय रखे गए थे। FBI ने ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग को सौंप दिया था। किंग के दोनों बच्चों मार्टिन लूथर किंग तृतीय और बर्निस किंग ने कहा कि उनके पिता से जुड़ी जानकारी लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जानकारी बहुत निजी है और लोगों को इसे पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में ही समझना चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की 1963 से जुड़े दस्तावेजों को भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती है। हालांकि उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उनकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या भूमिका रहेगी। IMF ने जानकारी दी कि उचित समय पर गोपीनाथ के उत्तराधिकारी की घोषणा की जाएगी। IMF की नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली गीता पहली महिला है। गीता गोपीनाथ पहली महिला है जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट भी बनी है। और बात करें क्रिकेट जगत की, तो भारतीय टीम को लॉर्ड्स की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने गलत शॉट चयन के कारण दूसरे मैच में हार झेलनी पड़ी थी। अब आज होने वाले तीसरे और अंतिम महिला वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उसे इंग्लैंड की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। भारत ने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से पहला मैच 4 विकेट से जीता था, लेकिन शनिवार को लंदन में खेले गए बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, जिससे 3 मैचों की सीरीज अंतिम वनडे पहले 1-1 से बराबरी पर है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व कप 2 महीने बाद शुरू होने वाला है। वनडे का ये प्रतिष्ठित महिला टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी श्रीलंका और भारत के 5 शहर करेंगे। भारत की ऑलराउंड ताकत तथा कुछ खिलाड़ियों की अच्छी फॉर्म के कारण उम्मीद की जा रही थी कि वो दूसरे मैच में सीरीज अपने नाम कर देगा, लेकिन खराब शॉट चयन और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थता ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया और 29 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वो 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। और अब कुछ समाचार मौसम से।
देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी में तेज बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण एक बार फिर से लोग उमस और गर्मी का सामना कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को राहत की भरी खबर भी सुनाई है। मौसम विभाग ने बारिश होने की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार यूपी बिहार के लोगों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस लिस्ट में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के नाम शामिल है, जहां अभी तेज बारिश चल भी रही है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।